Hello everyone, welcome all of you. So from today onwards we are going to start our grammar portion. आज से हम अपने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी वर्ब. अपना पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ब. ऑल्दो आपको पता है कि ग्रामर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है टेंस, ठीक है. बट टेंस पढ़ने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वर्ब के बारे में जानें, क्योंकि टेंस वर्ब के चारों ओर ही घूमता रहता है. वर्ब के बिना टेंस पढ़ना एक तरह से समझ लो कि कुछ है ही नहीं. वर्ब ही टेंस बनाती है आपकी. तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि हम सबसे पहले वर्ब के बारे में बेसिक बातें जानें. तो आज किसकी बात करेंगे हम? फर्स्ट लेक्चर है हमारा, वर्ब के बारे में बेसिक बातें जानेंगे. स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट? हियर वी गो. पहली बात कि वर्ब जो होती है होती क्या? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वर्ब होती क्या है. आपकी जो वर्ब है वो होती क्या है? मैं बोलूंगा कि वर्ब ना सेंटेंस की जान होती है. वर्ब क्या होती है? सेंटेंस की जान होती है. आप वर्ब को सेंटेंस से निकाल दीजिए, सेंटेंस मर जाएगा. या दूसरे शब्दों में कहूं, यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. यानी कि आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकते बिना वर्ब के. तो सबसे बड़ी बात है कि भाई वर्ब है क्या. वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. मैंने सबसे छोटा एग्जांपल लिया, सबसे छोटा लिया आई गो. मैंने बोला आई गो. इतना सबको पता होगा कि ये क्या है. ये सब्जेक्ट है भाई, ठीक है. अब ये क्या है? गो क्या है? गो काम है, जाना एक एक्शन है. ये क्या है? आपकी एक्शन हुई भाई. ये क्या है? आपकी एक्शन, यानी कि जो काम है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जाने की बात हो रही है. आई गो, मैं जाता हूं, यानी कि गो क्या हुई? इसमें एक्शन हुई भाई, काम हुआ, एक्शन हुआ. ये एक्शन ही आपकी क्या है? वर्ब. ये एक्शन ही क्या है? आपकी वर्ब. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं वर्ब की, तो क्या हुई? एनी वर्ड. क्या? एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब. यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी हरकत आपकी क्या है? आपकी वर्ब है. ये बात हुई पहली. यानी कि कोई भी डूइंग वर्ड है जो आपका, कोई भी डूइंग वर्ड यानी कोई एक्शन वर्ड आपकी क्या हुई? एक्शन हुई. आपकी क्या हुई? वर्ब हुई, ठीक है. दूसरी बात कि आपकी जो स्टेट वर्ड होते हैं, स्टेट वर्ड, वो भी आपकी क्या है? वर्ब. अब ये एक्शन वाला तो समझ में आता है. स्टेट वाला सीन क्या है? स्टेट वाला सीन देखो क्या है कि जनरली किसी भी लैंग्वेज में दो टाइप के सेंटेंस फ्रेम होते हैं. कितने टाइप के? दो टाइप के. कौन कौन से? पर्टिकुलर इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश की बात करें तो देखो दो टाइप के सेंटेंस फ्रेम होते हैं. कौन कौन से? पहला, जिसमें कोई ना कोई एक्शन होती है, जिसमें कोई ना कोई एक्शन इन्वॉल्व होती है. वो सेंटेंस जिनमें कोई ना कोई काम होता है, या आपके द्वारा किया जाए, किसी और के द्वारा किया जाए, किसी के द्वारा, यानी कि किसी ना किसी काम की बात हो रही होती है, इसमें एक्शन की बात हो रही होती है. एक सेंटेंस वो. दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, या मैं कहूं उनको नॉन एक्शन या नो एक्शन वाले सेंटेंस. कौन से? नो एक्शन वाले सेंटेंस. इनमें कोई काम नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं इनमें स्टेट की बात कर रहे होते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. मैं बोलता हूं कि आई एम इल. मैंने बोला आई एम इल. मैं कहता हूं आई एम हैप्पी. मैंने बोला आई एम हैप्पी. अभी दो सेंटेंस ले लिए मैंने, ठीक है. अब ये बताओ, इसमें कोई काम हो रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में कोई भी काम की बात हो रही है, किसी एक्शन की बात हो रही है क्या? मैं यहां पे अपनी स्टेट बता रहा हूं. मैं बीमार हूं. मैं कैसा हूं? मैं बीमार हूं. मैं खुश हूं. आई एम हैप्पी. आई एम सैड. यानी क्या है ये कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. यानी कहा क्या बता रहा हूं मैं अपनी स्टेट को बता रहा हूं. मैं अपनी स्टेट को बता रहा हूं. तो यहां भी मैंने जैसे बताया कि किसी भी सेंटेंस ऐसा फ्रेम ही नहीं हो सकता जिसमें कोई ना कोई वर्ब ना हो. तो सेंटेंस तो ये भी है, और ये स्टेट को बता रहा है, यानी कि वर्ब यहां भी होगी. यानी कि यहां पे जो वर्ब काम कर रही है, ये जो वर्ड काम कर रही है, ये एम, ये क्या है? आपकी वर्ब है. यानी कि हमने क्या सीखा कि भाई कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन को डिनोट करता है वो भी क्या है? वर्ब है. और जो स्टेट को डिनोट करता है, यानी कि स्टेट के बारे में बताता है, वो भी आपका वर्ब होता है. यानी कि दो चीज हो गई भाई, एक्शन एंड स्टेट. एक्शन एंड स्टेट. आगे बढ़े. अब बात करते हैं कि भाई क्या वर्ब एक ही टाइप की होती है क्या? क्या वर्ब एक ही टाइप की होती है क्या? नहीं. वर्ब के दो टाइप होते हैं जनरली. आपने देखा होगा भाई, सुना भी होगा कि भाई एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब. इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं. दूसरा होता है आपका मेन वर्ब. क्या होता है? मेन वर्ब. अब ये हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. पहला एग्जांपल मैंने लिया क्या? आई एम टीचिंग. मैंने बोला आई एम टीचिंग. अब एक बताओ, सबसे पहली बात, ये तो आपको सबको पता है भाई, ये सब्जेक्ट हो गया. ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया. और इसमें जो एक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है? टीच. यानी कि पढ़ाने की बात हो रही है. तो जो आपका टीच है,
जो आपका टीच है वो क्या है भाई, आपकी दिख रहा है सबको कि एक्शन है, ये कोई ना कोई काम की बात हो रही है, यानी कि पढ़ाने की बात हो रही, तो ये तो आपका एक्शन हो गया भाई, काम हो गया आपका। और एक्शन को ही हमने क्या बोल दिया था, वर्ब बोल दिया था कि भाई एक्शन ही तो वर्ब होती है, एक्शन ही तो वर्ब होती है, तो आपने बोल दिया कि भाई टीच इसमें क्या होगी, वर्ब होगी। लेकिन फिर ये बचा, ये क्या है फिर, एम क्या है फिर इसमें, ये भी आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है। आप बोलोगे दो वर्ब, मैं कहा हाँ, ये हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हुई आपकी मेन वर्ब। क्या हुई आपकी मेन वर्ब, यानी कि जो मैन एक्शन को डिनोट कर रही है वो आपकी मेन वर्ब हुई, और ये हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब एक्शन में होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी आपको किसी चीज का इंपॉर्टेंस जानना हो ना, आप उस चीज को अपने से दूर करके देख लीजिए, आप उस चीज को अपने से दूर करके देख लीजिए, आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एम को थोड़ा हटा देते हैं, एक बार के लिए एम को हटा देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, आई टीचिंग। क्या बचा हमारे पास, आई टीचिंग। अब आप मुझे बताइए क्या आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रहा था या पढ़ाऊं, कुछ भी पता चल, टाइम का पता चल रहा है, कुछ भी पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेंस निकल रहा है क्या, कोई नहीं निकल रहा। जैसे ही मैंने एम को लगाया तो पता चला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं किस टेंस में बात कर रहा हूं, किस टाइम की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इस जगह पे एम की जगह पे वॉज लगाया, जैसे ही मैंने एम की जगह पे वॉज लगाया तो मुझे पता चला कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था। यानी क्या रोल है इसका, ये आपको टाइम बता रहा है, ये आपको टाइम बता रहा है, ये हेल्प कर रहा है आपकी मैन एक्शन को डिनोट करने के लिए। मैन एक्शन कब हुई है इसके बारे में आपको क्या बता रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। तो हमारे पास क्या बात हुई भाई, हमारे पास बात हुई कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है वो हमने जान लिया था। कोई भी एक्शन या कोई स्टेट आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके दो टाइप होते हैं, एक वो वर्ब, हमारे पास क्या वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन या कोई स्टेट की बात करें तो वो दो टाइप की होती है आपकी, एक तो हेल्पिंग वर्ब हुई, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि, और एक हुई आपकी मेन वर्ब। ठीक है, अब जानते देखो मेन वर्ब क्या हो सकती है, जितने भी एक्शन हम किसको मानते हैं, मेन वर्ब, जो भी पर्टिकुलर जो एक्शन होती है, मैन एक्शन होती है, उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, मेन वर्ब। ठीक है, तो एक्शन कितनी हो सकती है, हजारों लाखों, यानी कि मेन वर्ब कितनी हो सकती है, हजारों लाखों। तो सबको तो पढ़ नहीं सकते, हाँ, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनको जरूर पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले खत्म करते हैं, किसको, हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी दो टाइप की, एक तो मॉडल्स होते हैं आपके, मॉडल्स, ठीक है, एक क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब ये दोनों क्या होते हैं भाई, इन दोनों के बारे में, मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर एंड नीड। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि थोड़ा सा स्टार वाले जो होते हैं वो होते हैं यूज टू, डेयर एंड नीड। क्यों होते हैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, देखो बी वर्ब, डू और हैव, यानी कि जो जिनसे हमें देखो यहां पे पता चल रहा था, टाइम का पता चल रहा था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी वाली। इसमें क्या देखो, सबसे पहली बात बेस फॉर्म के बारे में, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती है सबसे पहली बात। हालांकि 99% क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही आपकी बेस फॉर्म होती है, लेकिन उसका डिफरेंस कहां से पता चलता है, देखो इस वाले से, बी आपकी बेस फॉर्म है, बी आपकी बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर हुई, सेकंड वॉज वर और थर्ड बीन। ठीक है, डू फैमिली की बेस फॉर्म वही है और वही फर्स्ट फॉर्म होती है, डू डज आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई भाई, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म डिड हो गई और थर्ड फॉर्म हो गई आपकी डन। ठीक है, उसके बाद में हैज आपकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद में हैड आपकी सेकंड फॉर्म हो गई और हैड ही आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये जो पढ़ेंगे ना अपन, ये बाद में पढ़ेंगे, और टेंस में भी इनको अच्छे से पढ़ लेंगे अपन। जब टेंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका ही रहेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करें अपन मॉडल्स को, यानी कि मॉडल्स की बात करते हैं कि मॉडल वाली जो वर्ब होती है ये क्या होती है, इनके यूज देखते हैं, आगे एक एक करके पॉइंट खत्म करते हैं। चलो, पहला पॉइंट, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब used as a helping verb cannot be used as main verb। सबसे पहली बात कि जितनी भी आपकी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करेंगी, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकती। ऑल्दो यहाँ पे जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर लेती है, लेकिन जो आपके मॉडल्स हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करेंगे। इनमें से थोड़ा सा एक्सेप्शंस हो जाते हैं आपके यूज टू में, डेयर में, नीड में। ये आपकी क्या है, ये जो तीन है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हैं। आगे बात करते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट रहा हमारा कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। सबसे पहली बात एग्जांपल ये भाई, ही शुड स्टडी इंग्लिश। एग्जांपल है आपका ही शुड स्टडी इंग्लिश। सबसे पहली बात देखो इसमें मेन एक्शन क्या है, मेन एक्शन क्या है। एक बात हो, किसी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों की दोनों वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी मेन वर्ब होगी ही होगी। यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो आपकी मेन वर्ब ही होगी। ठीक है,
सबसे पहली बात, ही शुड स्टडी इंग्लिश। इसमें देखो आपको मैन एक्शन क्या हो रही है, स्टडी, पढ़ने की बात हो रही है, तो आपने बोला कि भाई पढ़ने की बात हो रही है, ये तो आपकी क्या हुई, मैन एक्शन हो गई, यानी कि मैन एक्शन हुई, वही आपकी क्या हुई, मैन वर्ब हो गई भाई। दूसरी वर्ब भी दिख रही है आपको इसमें, भाई शुड दिख रहा है, मैंने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये, ठीक है। तो इसमें आपको शुड देखा तो आप बोलोगे ये भी वर्ब हुई, तो ये कौन सी हो जाएगी अब, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हो जाएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुई, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुई आपकी, यानी कि दो हो गए आपके, यानी कि ये हमेशा कैसे काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। मैन जो एक्शन हुई है वो आपकी मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। अब देखो मैन काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, गो, क्या हो रहा है, गो, यानी कि मैन बात जो हो रही है, एक्शन हो रही है, वो गो की बात हो रही है, तो ये तो हो गई आपकी मैन वर्ब। क्या हो गई आपकी मैन वर्ब। और ये जो बचा कैन, ये जो कैन हुआ, ये क्या बचा आपका, ये क्या बचा आपका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये कैसे काम कर रही है भाई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं, मैन वर्ब के रूप में काम नहीं करती, पहला पॉइंट। दूसरा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या होता है भाई, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास जो तीन होती हैं, तीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं और मैन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती है। कौन कौन सी, यूज टू, आपका यूज टू, नीड एंड डेयर, ये तीन ऐसी होती हैं, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दीज मॉडल्स कैन बी यूज्ड एज मैन वर्ब ऑल्सो, यानी कि ये मैन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं तीन। अदर जो भी मॉडल होते हैं आपके, वो मॉडल वर्ब आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे, यानी कि दोनों तरह से कैसे काम कर रही है। मैंने बोला यू नीड नॉट गो देयर, एग्जाम्पल है आपका यू नीड नॉट गो देयर। अब देखो यहां पे मैन एक्शन क्या है, गो, मैन एक्शन क्या है आपकी, गो, जाने की बात हो रही, मैन एक्शन, तो ये हुई आपकी क्या, मैन वर्ब, क्या हुई आपकी, मैन वर्ब हो गई भाई। अब दिख रहा है कि आपको अब एक वर्ब और है सेंटेंस में, वो क्या आपकी, नीड दिख रहा है आपको भाई, नीड आपको दूसरी वर्ब दिख रही है, तो अब ये क्या है, ये कैसे काम करेगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये मैन वर्ब नहीं, ये क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो ये तो पहली बात होगी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिर नीड की जो बात की हमने कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, अब देखो मैन वर्ब के रूप में कैसे काम करती है। आई नीड यू बोला, क्या, आई नीड यू, ये सब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें आपको एक ही वर्ब दिख रही है, मैन एक्शन तो आपको ये वाली दिखी नहीं, इसमें यहां पे सिर्फ एक वर्ब दिख रही है आपको, वो है आपकी नीड। और एज आई टोल्ड यू कि जब भी आपको सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब दिखे तो वो आपकी क्या होगी, मैन वर्ब, यानी कि विदाउट मैन वर्ब यू कैन नॉट फ्रेम एनी सेंटेंस, तो ये हो गई आपकी भाई मैन वर्ब। तो यानी कि आपको क्या बोला कि भाई मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो काम करती ही हैं, उसके साथ साथ आपकी मैन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई रूल, इनको वापस से सम अप कर देते हैं, सारी चीज़ों को सम अप करते हैं। पहले बात क्या थी हमारी कि भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मैन वर्ब्स, ठीक है भाई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी मैन वर्ब के रूप में काम नहीं करती है, दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। बस तीन आपकी जो अलग से थी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब थी वो कर लेती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आई कैन डू 100 पुशअप्स, बोला क्या, आई कैन डू 100 पुशअप्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैन एक्शन क्या हुई आपकी, डू, तो ये हो गई आपकी मैन वर्ब। कैन क्या हुआ आपका, अलग से आपको वर्ब दिखी यहाँ पे, मॉडल वर्ब है, तो आपकी कैसे काम करेगी, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। दूसरा एग्जांपल लिया, यू शुड स्टडी हार्ड, क्या बोला, यू शुड स्टडी हार्ड। इसमें सबसे पहली बात देखो भाई, मैन एक्शन क्या है आपकी, मैन एक्शन हो रही है भाई स्टडी, क्या हो रही है, स्टडी, तो ये हो गई आपकी मैन वर्ब। उसके बाद में दूसरा वर्ब दिख रहा है आपको, मॉडल वर्ब दिख रहा है, तो वो ऐसे कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, एज ए हेल्पिंग वर्ब, कैसे काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसआईएस फॉर्म, देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। बात क्या है कि भाई जो भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो भी मॉडल वर्ब होती है आपकी, वो जैसी है वैसी ही रहती है, ना तो उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की जैसे वर्ब की जो मैन एक्शन होती है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ऐसे इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, पर्सन नंबर किसी के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो जैसी होती है वैसे ही यूज में आती है, यानी कि मॉडल वर्ब आपकी एज इट इज काम में ली जाती है, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इनको हम मॉडल्स को खत्म करेंगे, एक एक करके मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे उसके बाद उसकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, और बाद में मेन वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इनको खत्म कर लेते हैं एक करके, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्जाम में। सबसे पहला है यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें भी सबसे पहले ले लिया हमने क्या, कैन और कुड, क्या ले लिया हमने, कैन और कुड। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका यूज क्या है, कैन और कुड। पहला रूल है आपका भाई, कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन डिनोट्स
पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यानी कि कैन कहाँ यूज करते हैं, जहां हम पावर की बात कर रहे हो, एबिलिटी क्षमता की बात कर रहे हो, कैपेसिटी की बात कर रहे हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी आपकी पास्ट में चली जाए, यानी कि जब भी हम इन चीजों की बात पास्ट के लिए करने लग जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, कोड का इस्तेमाल करोगे। यानी कि कोड डिनोट्स पास्ट, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। यानी कैन का जो पास्ट हुआ वो क्या हुआ, आपका कोड हुआ। क्या हुआ, कोड हुआ। यानी कैन का जो इस्तेमाल करना है प्रेजेंट के लिए पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करेंगे, और जो कोड का इस्तेमाल करना है जो पास्ट, एबिलिटी की पावर और कैपेसिटी के लिए करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, वापस वही सेम एग्जाम्पल आ गया। आई कैन डू 100 पुशअप्स, आई कैन डू 100 पुशअप्स। अब देखो इसमें क्या बात हो रही है भाई, एबिलिटी की बात हो रही, क्षमता की बात हो रही कि मैं 100 पुशअप्स लगा सकता हूं। एबिलिटी की बात हो रही, क्षमता की बात हो रही, तो आपने किसका इस्तेमाल किया भाई, कैन का इस्तेमाल किया। अब मैंने बोला आई कुड नॉट रीच देयर, क्या बोला मैंने, आई कुड नॉट रीच देयर, मैं वहां नहीं पहुंच सका। यानी कि भाई किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की तो बात हो रही है, नेगेटिव में बात हो रही है, और पास्ट के लिए बात हो रही है, नहीं पहुंच सका। पास्ट के लिए बात हो रही है तो हमने क्या यूज कर लिया, कोड का इस्तेमाल कर लिया, और नेगेटिव में बात हो रही है, नहीं पहुंच सका, इस वजह से हमने क्या, नॉट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्या हुआ भाई, आई कुड नॉट रीच देयर, कैन का इस्तेमाल हो गया, कोड का इस्तेमाल हो गया। एक और ले लेते हैं, आई कैन डू योर वर्क विद इन एन आवर, आई कैन डू योर वर्क विद इन एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे में तुम्हारा काम खत्म कर सकता हूं, 1 घंटे में काम खत्म कर सकता हूं। क्षमता की बात हो रही, कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही, एबिलिटी क्षमता की बात हो रही है आपकी, तो आपने किसका इस्तेमाल कर लिया भाई, कैन का इस्तेमाल कर लिया। ये आपका पहला रूल रहा भाई, किसका, कैन और कोड का। दूसरा, अब देखो, कैन इज यूज्ड फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन। परमिशन के लिए बात करनी हो, जब भी परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, तो अपन कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोड का भी कर लेते हैं, वो भी बात करेंगे। पहले कैन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी से पूछना हो कि भाई कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। आपको परमिशन लेनी है पेन लेने, कैसे बोलोगे, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। अब किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे फ्रेम होता है, कि भाई कैन पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन एक्शन, ये सारी चीज अपन टेंस में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतनी सी बात सीख लीजिए कि कब परमिशन के लिए क्या कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि कैसे सेंटेंस में होता है। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो सामने वाले से कि भाई कैन आई टेक योर पेन। मैंने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग, कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, ये हुई आपकी परमिशन लेने की बात। अब परमिशन देते कैसे, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यानी कि मैंने परमिशन दी है तुम्हें जाने की। यू कैन टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो, यानी कि मैंने आपको परमिशन दी है पेन लेने की। तो यानी क्या बात हुई भाई, कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैन सोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कैन सोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाइल कुड सोज फॉर्मल रिक्वेस्ट, वाइल कुड सोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसकी बात क्या है, देखो मैं बोलता हूं कि भाई एक सेंटेंस वापस से लिया मैंने, जैसे कैन आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट, ये है भाई सेंटेंस क्या, कैन आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट, यानी कि मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं किस चीज की, आपसे बात करने की। कैसे बोला मैंने, कैन आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट। ठीक है भाई, सही हो गया, क्योंकि परमिशन लेने के लिए अपन कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैंने सेंटेंस को ऐसे कर दिया, कैन की जगह पे सिर्फ मैंने कुड में चेंज कर दिया, कुड आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट, क्या बोला मैंने, कुड आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट। अब क्या बात हुई भाई, इसमें क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, इसमें कैन को कुड से रिप्लेस किया मैंने, क्या चेंज हुआ, इससे बस इतना सा चेंज हुआ कि भाई जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी यार, परमिशन ले रहे थे, वो जब कैन का इस्तेमाल आप तब करते हो, तब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने हम उम्र के लोगों से बात कर रहे हो, अपने पीयर ग्रुप वाले जो होते हैं ना, हम उम्र वाले लोग, उनसे बात कर रहे होते हैं, तब अपन कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो या अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हो, तो जरूरी हो जाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो परमिशन है, उसमें पोलाइटनेस आए। क्या है, पोलाइटनेस आए। तो उस पोलाइटनेस को लाने के लिए हम कैन को रिप्लेस करते हैं, किससे, कुड से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, कुड से। यानी कैन और कुड में क्या डिफरेंस हुआ, जब भी आपको अपने पीयर ग्रुप वाले लोगों से बात करनी है, अपने हम उम्र वाले लोगों से बात करनी है, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको किसी अननोन पर्सन से, अपने से किसी बड़े इंसान से बात कर रहे हो, उम्र दराज आदमी से बात कर रहे हो, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, अपन कुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रेस्पेक्ट शो करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कुड आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपकी जो परमिशन थी लेने की, रिक्वेस्ट करने की थी, उसमें थोड़ी सी पोलाइटनेस आ गई है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल है, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप। यानी कि किसी अननोन पर्सन से आप पूछ लेते तो आपको कैन का इस्तेमाल जो नहीं पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आप कुड लगा के, यानी कि उससे क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट थी, आपकी जो रिक्वेस्ट थी पूछने की, जो परमिशन थी, वो आपकी क्या होगी, थोड़ी सी पोलाइट होगी। कैसे पूछा आपने, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बस स्टॉप कहां है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं,
पॉसिबिलिटी के लिए। किसकी बात करते हैं? पॉसिबिलिटी। यानी कैन और कुड का इस्तेमाल अपन किसके लिए भी कर लेते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले कुड का इस्तेमाल देखते हैं भाई। मैंने बोला एक सेंटेंस लेके, दे कुड कम बाय कार, दे कुड कम बाय कार। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कुड है, ये वो कैन का पास्ट हो गया, यानी कि वो कार से आ सके। नहीं, ये कैन का जो पास्ट वाला कोड है ऐसे इस्तेमाल हमने नहीं किया है। इसका मतलब सेंटेंस को हुआ दे कुड कम बाय कार का मतलब हुआ मे बी दे विल कम बाय कार। इसका मतलब शायद वो कार से आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए या डाउटफुल सिचुएशन के लिए भी किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? दे कुड कम बाय कार का मतलब हुआ शायद वो कार से आएंगे। इसके साथ साथ जितनी भी इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, क्या इमेजिनरी सिचुएशन जहां पे आपको डाउट हो, जैसे अपन बोलते हैं ना आई विश आई कुड, क्या आई विश आई कुड। आपने सेंटेंस देखा होगा, काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं तुमसे मिल पाता। आई विश आई कुड करके जो बोलते हैं उसका मतलब ये होता है, यानी कि जो भी इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं उनमें भी अपन कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डाउटफुल वाली सिचुएशंस में, यानी कि जब भी कोई प्लान कर रहे हो अपन कि यार हम मूवी देखने जा सकते हैं, हम मूवी देखने जा सकते हैं, वी कुड गो फॉर वॉच मूवी। यानी कि आप जब भी पॉसिबिलिटी के लिए बात करें, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करें, तब भी अपन किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैन का देखो, आई कैन कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। पॉसिबिलिटी जनरल पॉसिबिलिटी होगी भाई, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, आई कैन कम टू यू, कैन का इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं वो ये वाली बात, क्या है भाई कि एबल टू, क्या एबल टू एंड कैन, क्या एबल टू एंड कैन, एबल टू एंड कैन आपका क्या नहीं हो सकता? एक साथ में यूज नहीं हो सकते। एबल टू एंड कैन और कुड जो है आपके एक साथ में इस्तेमाल नहीं हो सकते, बिकॉज दे कैरी सेम मीनिंग, उनका सेम मतलब होता है। जैसे मैंने बताया कैन और कुड का इस्तेमाल कहां करते हैं? एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, और एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं तो अपने एबल भी साथ में लगा दिया, एबल भी लगा दिया, उसका भी मीनिंग सेम होता है और कैन कुड का भी मतलब सेम हो गया। तो एक सेंटेंस में दोनों को अगर यूज करते हो आप सुपरफ्लुअस हो गया, यानी कि उसकी जरूरत है नहीं। जैसे मैंने बोला आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब इसमें देखो क्या होगा, कैन नॉट का भी इस्तेमाल होगा, यानी कैन का भी इस्तेमाल होगा और एबल का भी इस्तेमाल होगा, यानी कि सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। कैसे बोला सकते हैं इसको? आई कैन नॉट कम टुमारो, या तो कैन लगा के बोलो सिर्फ, या तो कैन लगा के बोलो आई कैन नॉट कम टुमारो, या फिर एबल के साथ ही बोलो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। यानी कि दोनों सेंटेंस सही हो गए आपके और ये वाला गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कैन और एबल एक साथ में हमने यूज में ले लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसका यूज, मे, माइट एंड मस्ट का यूज। क्या? मे, माइट एंड मस्ट का यूज। सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया ये, आई मे गो टू मीट हर, आई मे गो टू मीट हर। दूसरा मैंने लिया आई माइट गो टू मीट हर, आई मे गो टू मीट हर और आई माइट गो टू मीट हर। मैं पॉसिबिलिटी के सेंस में समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब होता है कि मैं शायद उससे मिलने जाऊंगा, आई मे गो टू मीट हर, मैं शायद उससे मिलने जाऊं। ठीक है, और इसका मतलब हुआ आपका मैं शायद ही उससे मिलने जाऊं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जब भी देखो, अगर मैं 100% श्योर हूं कि मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मैं विल का इस्तेमाल कर लूंगा। आई विल गो टू मीट हर, आई विल गो टू मीट हर, मैं उससे मिलने जाऊंगा, या आई एम गोइंग टू मीट हर, या मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत लगा कि पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे जाने की, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी कम लगी, यानी कि मुझे लगा कि लगभग 70% चांस है, क्या 70% चांस है, 70% चांसेस है कि मैं मिलने जाऊं, तो जब भी थोड़ी पॉसिबिलिटी आपकी कम हुई तो आपने इस्तेमाल किया किसका? आप यूज कर सकते हैं मे का। लेकिन जब पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा कम होगी, तो आप इस्तेमाल करोगे किसका? माइट का। यानी कि बात क्या हुई? लेकिन जब 100% श्योर हो आप मिलने के लिए तो आप बोल सकते हो आई विल गो टू मीट हर, आई विल गो टू मीट हर। लेकिन जब भी आपको लगा कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है मिलने की तो आपने बोला आई मे गो टू मीट हर, और अगर बोला कि पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है तो आप बोल सकते हो आई माइट गो टू मीट हर। यानी क्या बात हमने जानी यहां से कि भाई जब मे का इस्तेमाल करना है, मे का यूज होता है जब पॉसिबिलिटी आपकी 70% के आसपास हो किसी एक्शन को करने की। ठीक है, और माइट का इस्तेमाल जब करना है जब आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो, लगभग 20% के आसपास पॉसिबिलिटी हो, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि मे का इस्तेमाल क्या हुआ, माइट का इस्तेमाल क्या हुआ, पॉसिबिलिटी के सेंस में आपको पता चला। उसके बाद में बात करते हैं ब्लेसिंग के लिए और कर्स के लिए। कर्स यानी कि अभिशाप के लिए। किसके लिए? कर्स के लिए, कर्स के लिए, अभिशाप के लिए। ठीक है, ब्लेसिंग और कर्स कैसे होता है, मे का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपने जनरली सुना होगा अपन बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो,
लंबे समय तक जियो। कैसे बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, या आपने देखा हो मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो इस तरह से अपन ब्लेस करते हैं लोगों को। कैसे बोल के? मे के सेंस में, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए जब आशीर्वाद देना हो किसी को तो अपन बोल सकते हैं मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके बाद जैसे मैंने बोला कर्ज के लिए यानी कि अभिशाप के लिए कैसे बोलते हैं? मैंने बोला मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भगवान करे या तुम नरक में जाओ। मैंने बोला मे यू गो टू पिलर टू पोस्ट, मे यू गो टू पिलर टू पोस्ट। एंड पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है? दर दर की ठोकरें खाना। क्या होता है? दर दर की ठोकरें खाना। तो अपन बोल सकते हैं किसी को मे यू गो पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट यानी कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ। यानी क्या सेंस निकला यहां से कि जब भी किसी को ब्लेस करना हो या जब भी किसी को अभिशाप यानी कि शाप देना हो तो आप किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? मे का इस्तेमाल इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अगला यूज, नेक्स्ट यूज क्या है इसका? कि we use may in subordinate clause, we use may in subordinate clause। कैसे? जैसे मैंने बोला we eat so that we may live, we eat हम खाते हैं क्यों? क्योंकि हम जिंदा रह सके। कैसे बोला? we eat so that we may live। ठीक है भाई, तो इस तरह की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उनमें अपन मे का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ाएंगे उसमें भी अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मे का जैसे मैंने आपको बताया था भाई परमिशन के लिए भी कर लेते हैं। किसके लिए? परमिशन लेने के लिए। जनरली आपने देखा होगा कि भाई किसी ऑफिस में जाते हैं तो अंदर आने की परमिशन लेते हैं तो अपन बोलते हैं मे आई कम इन। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। यानी कि इस तरह से आप क्या मे लगाओगे? क्या मे लगाओगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट और आपकी एक्शन, सब्जेक्ट और आपकी एक्शन जो हुई, इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते। कैसे बोलोगे? अंदर आने की परमिशन लेनी। कैसे बोलोगे? मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू। एंड मैं जा सकता हूं क्या? मे आई लीव। इसका मतलब मे का जो करते हैं अपन तो इसका मतलब होता है कि आप किसी फॉर्मल यानी कि फॉर्मल तरीके से अच्छे रिस्पेक्ट देके किसी से पूछ रहे हो, यानी कि उस सेंस में आ जाता है। जैसे कुड का था, कैन कुड से ऐसे डिफरेंस था, ऐसे मे का अपन ऑफिशियल यूज में ले सकते हैं। ठीक है, मे आई कम इन, मे आई टॉक टू, मे आई लीव। इस तरह से आप परमिशन लेने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए मस्ट का, मस्ट को अलग से पढ़ेंगे, वैसे हम मस्ट को अलग से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात देख लेते हैं, सोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने बात करी थी मे के लिए कि मे लगभग आपकी 70% पॉसिबिलिटी के लिए काम में लेते हैं और माइट जो आपका रहता है वो लगभग आपका 20% के लिए होता है। लेकिन जब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ही कम है यानी कि 100% श्योर से जस्ट थोड़ा सा कम है तो अपन किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? अपन मस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही ओन्स एन ऑडी एंड स्टेज इन 5-star होटल, इन 5-star होटल्स, यानी कि वह है उसके पास यानी कि ऑडी है और वो कहाँ ठहरता है? 5-star होटल्स में ठहरता है। तो ही मस्ट बी रिच। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि भाई ही मस्ट बी रिच, यानी कि 99% चांस है कि वो भाई अमीर ही होगा। जब ऑडी उसके पास है, 5-star होटल्स में रह रहा है तो क्या होगा? वो अमीर ही होगा। तो यहां से क्या निकला? ही मस्ट बी रिच, यानी कि 99% पॉसिबिलिटी के भी अमीर ही होगा। तो इस तरह से ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए अपन भी मस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मस्ट के और भी यूज है, नेक्स्ट लेक्चर में उनकी बात करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।